कल हम लोगों ने सी लैंग्वेज के बारे में, सी लैंग्वेज क्या होता है और उसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके अलावा कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में, ये सारे टॉपिक्स कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम आपको बताने वाले हैं सी के फीचर्स के बारे में। सी लैंग्वेज के कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं। तो अगर हम सी लैंग्वेज के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर्स होता है इसका कि सी जो होती है वो सिंपल लैंग्वेज होती है। सबसे पहला फीचर ये है कि सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? सिंपल। सिंपल लैंग्वेज किसकी तुलना में कहा जा रहा है? अगर आप सी लैंग्वेज की तुलना मशीन लैंग्वेज से करिए या असेंबली लैंग्वेज से करिए, उसकी तुलना में सी लैंग्वेज क्या होती है? आसान होती है। हालांकि आज के टाइम में अगर बात करेंगे तो इससे भी आसान आसान लैंग्वेजेज आ गई, जैसे पाइथन हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया। जावा थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन पाइथन बहुत आसान लैंग्वेज है। लेकिन उनके लिए आसान है जो पहले से लैंग्वेज की नॉलेज रखते हैं, जिनके पास लैंग्वेज, जिनके पास ही लैंग्वेज या सी प्लस किसी लैंग्वेज का ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, उनके लिए पाइथन आसान हो जाता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन सी को सिंपल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर हम मशीन लैंग्वेज जो हमने कल आपको बता दिया था, असेंबली लैंग्वेज, उससे इसकी तुलना करें तो ये क्या होता है? ये ज्यादा सिंपल होता है। समझ में आई बात? क्यों सिंपल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करता है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक ए प्रॉब्लम, टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स। इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास बड़े से बड़ा प्रॉब्लम होगा, बड़े से बड़े प्रोग्राम होगा, हम उसके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कहानी पहले भी बताई जाती थी कि अगर कोई बहुत बड़ा टास्क है उसको पार्ट में हम डिवाइड कर करके करेंगे तो वो टास्क क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। समझ में आई बात? और भी सिंपल होने के बहुत सारे रीजन हैं। इसके अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, बने बनाए फंक्शन हैं, है ना, या जो कीवर्ड्स हैं, काफी हद तक इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं। काफी हद तक इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज क्या होती है? थोड़ी सिंपल हो जाती है। इसके जो भी वर्ड आएंगे, है ना, मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं, इसलिए भी सी लैंग्वेज क्या होती है? आसान होती है। ठीक है। दूसरा जो फीचर है मशीन इंडिपेंडेंट का, इसका मतलब हमने कल ही बता दिया था। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि हम सी के प्रोग्राम को किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट में राइट करके हम लोग एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सी के प्रोग्राम को हम लोग विंडो 7 पे भी लिख सकते हैं, विंडो 10 पे भी लिख सकते हैं, विंडो 8 का कोई वर्जन होगा उस पे भी लिख सकते हैं, लाइनक्स पे लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पे सी प्रोग्राम को राइट करके आसानी से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम को अगर हमने डिजाइन कर दिया तो किसी स्पेसिफिक मशीन पे ही रन करेगा, किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर पे ही रन करेगा। एक प्रोग्राम आप बना दिए, उस प्रोग्राम को आप किसी भी सिस्टम पे राइट करके या कॉपी पेस्ट करके आप आसानी से उस प्रोग्राम को किसी भी सिस्टम, सी के प्रोग्राम को कहने का मतलब ये है मशीन इंडिपेंडेंट क्यों है? इसलिए है किसी के प्रोग्राम को किसी भी प्रकार के सिस्टम पे लिख के आसानी से रन कराया जा सकता है। वो किसी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर सपोर्ट नहीं करता, बल्कि किसी भी मशीन के ऊपर किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट में हम सी के प्रोग्राम को लिख के एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसीलिए सी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? मशीन इंडिपेंडेंट कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला जो फीचर्स आपका दिख रहा, रिच लाइब्रेरी। सी की एक लाइब्रेरी होती है। जैसे स्टूडेंट की जो लाइब्रेरी होती है उसमें बुक्स होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, वो अलग अलग जगह का अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होता है। कुछ जगह पैसे दे के इशू कराते हैं, कुछ जगह अगर वहां पे आपने एडमिशन कराया हुआ है, जैसे आज के टाइम पे आप देख सकते हो मार्केट वगैरह में जगह जगह लाइब्रेरी खोली जा रही है जिसका चार्ज किया जा रहा है। फिर आप जाके वहां पे स्टे करके आप जो भी जितना टाइम आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। तो सी की भी लाइब्रेरी होती है, कोई भी लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज की अपनी लाइब्रेरी होती है। उन लाइब्रेरी में क्या होते हैं? उन लाइब्रेरी में अब सी की ही लाइब्रेरी, चूंकि हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इसके इसी के लिए इसी की लाइब्रेरी की बात करेंगे। तो इसकी जो लाइब्रेरी है
कुछ इस तरीके से है। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मान लीजिए सी की लाइब्रेरी है, ठीक है। ये क्या है? ये सी की लाइब्रेरी है। अ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी लाइब्रेरी, ठीक है। ये सी की लाइब्रेरी है। फॉन्ट थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया है, ठीक है। ये सी की लाइब्रेरी है। अब इसके अंदर क्या होंगे? सी की जो लाइब्रेरी होती है, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड क्या होता है अभी हम आगे बताने वाले हैं, ठीक है। हेडर फाइलें हैं, हेडर फाइल, और इन हेडर फाइलों के अंदर क्या बना के रखे गए हैं? फंक्शंस। इन हेडर फाइलों के अंदर क्या बना के रखा गया है? फंक्शंस, ठीक है। मतलब सी की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर बहुत सारी चीजें पहले से बना बना के रखी गई हैं, ताकि हम आसानी से प्रोग्राम को डिजाइन कर सके। तो देखिए, मैं यहाँ पे कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कीवर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि कीवर्ड का मतलब है कुछ ऐसे शब्द हैं सी लैंग्वेज के अंतर्गत जिनको पहले से डिफाइन करके रखा गया है। बात समझिएगा। कीवर्ड का मतलब ये होता है, कीवर्ड का मतलब यहाँ पे है कि कीवर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिनको पहले से सी की लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन करके रखा गया। शब्द का मतलब जानते हो? जो इंग्लिश में वर्ड होते हैं, जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, ये कुछ ऐसे शब्द हैं। इफ हो गया, एल्स हो गया, वाइल हो गया, डू हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, ये सारे शब्द पहले से सी की लाइब्रेरी में डिफाइन करके रखे गए हैं। इनका डिफाइन होने का मतलब ये हो गया, इनका नाम, नाम में मतलब स्पेलिंग, इवन लिखने का तरीका, सारी चीजें पहले से डिफाइन करके रखी गई है। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। जैसे इंट नाम का एक वर्ड पहले से डिफाइन करके रखा गया है, फ्लोट नाम का एक वर्ड, ये सब एक वर्ड है। वर्ड और सेंटेंस में अंतर होता है, ये तो पता है ना सबको। तो ये ऐसे से स्विच, ऐसे से कुल मिला के सी लैंग्वेज में कीवर्ड की संख्या 32 होती है। इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो ऐसे ऐसे कुल 32 वर्ड हैं जिनको सी की लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन करके रखा गया है। अब डिफाइन करके रखने का मतलब समझिएगा, सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका ये भी फीचर ध्यान में रखिएगा। केस सेंसिटिव होने का मतलब ये हो गया कि जैसे इंट शब्द डिफाइन करके रखा गया है, ये बिल्कुल इसके सारे लेटर स्मॉल लेटर में है। तो जब कभी हमारे द्वारा किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कीवर्ड किस फॉर्मेट में लिखा गया है। तो सी के जितने भी कीवर्ड है सब स्मॉल लेटर में लिखे गए। तो ये नहीं कि प्रोग्राम में जब हम लिख रहे हैं तो हमारा मन कर रहा है तो नहीं, हम स्मॉल में नहीं, अच्छा हमको लग रहा है चलो कैपिटल में कर ले, वहां को आपके अच्छा बुरा लगने का कोई मतलब नहीं है। मैटर ये करेगा कि किस तरीके से डिफाइन करके रखा गया है, जैसा उनको लिखा गया है। जितने भी कीवर्ड हैं उनके बारे में एक शब्द ये भी समझ लीजिए, जान लीजिए कि जितने भी कीवर्ड्स हैं, हम उनके नाम में, उनके ना तो नाम में और ना ही उनके फंक्शन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए इन शब्दों को कीवर्ड नाम दे दिया गया है। इसीलिए इन शब्दों को क्या, की का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। एक की का मतलब चाबी भी होता है, लेकिन यहाँ पे की जो शब्द लगा है उसका मतलब चाबी से नहीं है। यहाँ पे की का मतलब महत्वपूर्ण से है। समझ में आई बात? ये जो जितने भी 32 वर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इनको किसी स्पेसिफिक पर्पज से ही यूज किया जाएगा। अब कब किस समय किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, किस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ये जैसी प्रॉब्लम होगी, जैसा हमारे पास प्रॉब्लम आएगा उसी अकॉर्डिंग हम उसका इस्तेमाल करेंगे। आगे इस पे चर्चा विस्तार से आगे किया जाएगा। हेडर फाइल एक प्रकार की फाइल ही होती है, जैसे वर्ड की फाइल होती है, एक्सेल की फाइल होती है, समझ रहे हो? हेडर फाइल भी एक प्रकार की फाइल होती है। फाइल के अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन, आपको पता है। और जो सी के अंदर हेडर फाइलें होती हैं, उनके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस को बना बना के रखा जाता है। जैसे एक्सेल पढ़े हो ना, एक्सेल में आपने फंक्शन को इस्तेमाल किया, क्या उन फंक्शन को आप बनाए थे? वो सब बने बनाए फंक्शन थे जिनका हमने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया। सी लैंग्वेज में दोनों फैसिलिटी है, क्योंकि अब हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो बने बनाए
जो फंक्शन होंगे उनका तो इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर कहीं हमको जरूरत पड़ी कुछ किसी पर्टिकुलर टास्क पे किसी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करने के लिए हम अपना खुद का फंक्शन बना भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट जानते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आता है। प्रोप्राइटरी का मतलब ये हो गया कि वो ओपन सोर्स नहीं, जो ओपन सोर्स होता है उसको आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से डाउनलोड करके उसके कोड में जाके किसी भी प्रकार का चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो प्रोडक्ट हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, उसमें चेंजेस सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही कर सकती है, दूसरा कोई चेंजेस। तो वहां का जो फंक्शन है, जितने फंक्शन बना के रखे गए आप सिर्फ इस्तेमाल करो, आप उसमें किसी प्रकार का चेंजेस या संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन सी के अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसमें तो चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका नाम ही प्री डिफाइंड है। लेकिन हमारे पास ये भी फैसिलिटी है कि हमको अगर जरूरत पड़ती है तो हम अपने जरूरत के अनुसार अपने लिए खुद का फंक्शन भी बना सकते हैं। तो सी की लाइब्रेरी में बहुत सारी हेडर फाइलें भी हैं। हेडर फाइल का मतलब एक फाइल से है जिसके अंदर हम लोग फंक्शन बना के रखेंगे, या जो प्री डिफाइंड। अच्छा देखिए, हेडर फाइलें भी दो तरीके की मिलेंगी, एक तो प्री डिफाइंड, एक यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब जो बनी बनाई हेडर फाइल है उसके अंदर बने बनाए फंक्शन होंगे। जितने भी हेडर फाइलें होंगी सबके अंदर फंक्शंस को बना बना के रखा गया। ठीक है, अब इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कि हेडर फाइल के अंदर कौन सी हेडर फाइल में कौन कौन से फंक्शन बना के रखे गए हैं, तो उसको हम अलग से बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम सी की लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। तो ये सी की लाइब्रेरी में कीवर्ड है, हेडर फाइल है, उन हेडर फाइलों के अंदर क्या बना के रखा गया है, फंक्शंस। ठीक है, और रिच लाइब्रेरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे हेडर फाइलें हैं, और उन हेडर फाइलों के अंदर तमाम तरह तरह के फंक्शन बना के रखे गए हैं जो हमारी हेल्प करते हैं प्रोग्राम को डिजाइन करने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, सी प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन दैट मेक द डेवलपमेंट फास्ट। अब आप बताइए, हमको यदि कुछ बनी बनाई चीजें मिल जा रही हैं तो हमारा टास्क फास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये सब कुछ हमको, अब जैसे मान लीजिए कोई घर बनवाता है, तो घर बनवाने का दो तरीका है। एक तो सारा सामान से परचेज करके लाता है, फिर उसको सिर्फ कंस्ट्रक्शन करवाना होता है। और एक वो बंदे होते हैं जो आप विलेजेस जो में ज्यादा देखेंगे, वो खरीदते कुछ नहीं है। हाँ, सीमेंट वगैरह जो मजबूरी वाली चीजें, सीमेंट हो गया, छड़ हो गया, ये सिर्फ इतना ही खरीदेंगे, इतना ही परचेज करेंगे। बहुत ज्यादा उनको ईंट की जरूरत होगी तो खुद का भट्टा लगा लेंगे। ऐसा होता है। ऐसा वो अपना, जैसे होता ना कि पैसा बचाने के लिए या मतलब जो कुछ भी सेविंग्स के लिए वो अपना खुद का लगा लेंगे। तो ऐसा ही है, यहाँ पे क्या है कि आपको बने बनाए जब फंक्शन मिल जाएंगे तो प्रोग्राम का जो डेवलपमेंट होगा, हम कम समय में अधिक टास्क हम लोग कर सकते हैं। प्रोग्राम का डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट हो जाता है, कब? जब हमको बनी बनाई चीजें हमको मिल जाती है। मेमोरी मैनेजमेंट, सी लैंग्वेज के अंदर हम मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। हमने कभी आपको बताया होगा, जब मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाए दो शब्द आते हैं, एक मेमोरी मैनेजमेंट आता है, एक स्टोरेज मैनेजमेंट आता है। तो जब मेमोरी मैनेजमेंट की बात की जाए तो तुरंत समझिएगा कि रैम को मैनेज की बात हो रही है। रैम जो वोलाटाइल मेमोरी है, जिसके अंदर हमारे द्वारा दिया गया जो भी डेटा दिया जाता है वो रैम के अंदर ही स्टोर होता है। हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी फाइल बनाते हैं, सब कहाँ ओपन होती है? अभी जो हम एमएस वर्ड की फाइल ओपन किए हैं, ये सेव है, लेकिन अभी ओपन भी है, तो ये कहाँ ओपन है? रैम में। अभी जब सिस्टम को शट डाउन कर देंगे तो रैम से उठ के फिर अपने जगह पे चला जाएगा जहां पे हार्ड डिस्क में सेव किया गया है। लेकिन जैसे ही हम फाइल को ओपन करेंगे तो फिर से ये हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ पे चला जाता है? रैम में। समझ में आई बात? तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि इसमें दो तरीके से है। शुरुआत में जैसे होता है ना कि सी लैंग्वेज में मेमोरी स्पेस एलोकेट किया जाता है हमारे द्वारा, और उसी मेमोरी स्पेस एलोकेट का मतलब मेमोरी में कुछ जगह एलोकेट प्रोवाइड कराना, ताकि हमारे द्वारा दिया गया डेटा उसमें स्टोर कर सके। तो उसको मेमोरी को मैनेजमेंट करने के लिए तमाम तरह तरह के फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग रैम को मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसमें एक फंक्शन का जिक्र कर दिया गया है, फ्री फंक्शन। जैसे जिसका हमको जिस स्पेस की हमको जरूरत नहीं रहती है, उस स्पेस को हम डायनेमिकली क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं।
भाई हमको स्पेस की जरूरत नहीं है, तो फालतू का स्पेस ऑक्युपाई करने से क्या फायदा। हम उसको फ्री फंक्शन की सहायता से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ समझिए कि हाँ मेमोरी मैनेजमेंट नाम का एक फीचर होता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में इसका पूरा एक चैप्टर है, वहां पर डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी बहुत ज्यादा हम प्रयास करेंगे तो वो दिक्कत करेगा थोड़ा सा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। बस ये समझिए मेमोरी मैनेजमेंट नाम का एक टॉपिक होता है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे देते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में शुरुआत में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां पे मेमोरी स्पेस का वेस्टेज होता है। वेस्टेज का मतलब जैसे आपको पता है हमारे रैम की साइज लिमिटेड होती है, चाहे फोन के रैम की बात कर लो, चाहे सिस्टम के रैम की बात कर लो। और जैसे जैसे रैम की साइज बढ़ती है हमारे फोन का कास्ट भी या लैपटॉप का कास्ट भी बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो रैम की साइज लिमिटेड होने की वजह से हमारा प्रयास एज ए प्रोग्रामर यही होना चाहिए कि हम कम से कम मेमोरी स्पेस में अपना काम चला लें। कम से कम रैम का स्पेस, जितना कम से कम स्पेस में काम चलाएंगे उतना ही आप अधिक से अधिक एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फालतू का स्पेस अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन एलोकेट करके रखा होगा तो आप उसको दूसरे पर्पज से यूज नहीं कर सकते। तो सी में ऐसे फंक्शन है जिनका इस्तेमाल करते हुए अगर फालतू का स्पेस वेस्ट हो रहा है तो हम उस वेस्ट हो रहे स्पेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एरे में एक टॉपिक है, सॉरी सी लैंग्वेज में एक टॉपिक है एरे, जहां पे हम एक साइज जो भी दे दिए उसकी साइज फिक्स हो जाती है। उसकी साइज को हम घटा अथवा बढ़ा नहीं सकते, तो हमेशा हम अपनी जरूरत से अधिक लेते हैं। बढ़ जाए ठीक है, लेकिन कम ना पड़े। तो उस केस में मेमोरी का वेस्टेज ज्यादा होता है। उस चीज को मैनेज करने के लिए मैलॉक, कैलॉक और री अलॉक नाम के फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मेमोरी मैनेजमेंट का ही चैप्टर है, जिसको मैं कह रहा था कि जब वहां पे पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी एरे नहीं पढ़े हो। जब एरे पढ़ोगे तो कमी पता चलेगी, और जब आप मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एरे की कमी जो फिक्स साइज वाली थी उसको हमने कैसे मैनेज किया। पॉइंटर, पॉइंटर वैसे अगर सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो अच्छा टॉपिक नहीं है, ठीक है। लेकिन एक पर्पज से अगर मतलब हम अपना एक ओवरव्यू दे पॉइंटर के संदर्भ में, तो मेरा ओवरव्यू यही है कि अगर पॉइंटर ना होता तो हम जो मेमोरी रैम रैम जो अभी अभी खाली सुने हो ना रैम होता है, हम वास्तव में उसके इंटरनल आर्किटेक्चर को फील कर सकते हैं कि हाँ रैम की इंटरनल आर्किटेक्चर, रैम की इंटरनल बनावट कुछ इस तरीके की है। इसका कुछ प्रूफ भी हम देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है किसी लैंग्वेज में पॉइंटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम रैम से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं। जुड़ने का मतलब ये हो गया हम पता कर सकते हैं कि हमारा डाटा कहाँ पे किस जगह पे स्टोर है, एड्रेस से। वर्ड वगैरह में आप लोगों को कुछ नहीं पता चल रहा ना, लेकिन यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल या जो डाटा है कहाँ किस लोकेशन पे स्टोर है, तो हम आसानी से उसका पता लगा सकते हैं। और पॉइंटर ही जब पढ़ोगे तब आपको रैम के बारे में, रैम के इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अभी फिलहाल आप इतना समझिए, हालांकि पॉइंटर के और भी अपने एडवांटेज हैं जिनको आगे डिस्कस किया जाएगा। अभी फिलहाल आप पॉइंटर में इतना ही समझो कि जिसकी जिस जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग रैम से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। और अगर एक और याद रखना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर पॉइंटर ना होता सी में तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एक कॉन्सेप्ट है वो अचीव नहीं हो पाता। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से साइज बढ़ाते हैं, साइज क्रिएट करते हैं, बाद में अपनी जरूरत के हिसाब से उसकी साइज को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं, तो उसकी मेमोरी स्पेस में ज्यादा वेस्टेज नहीं होता है। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत से। हालांकि अगर जावा जावा से तुलना करें हम सी की या सी प्लस प्लस की, तो सी लैंग्वेज कम रोबस्ट है। कम रोबस्ट का मतलब ये हो गया, जैसे रोबस्ट का मतलब मजबूत से है। मजबूत, कोई किसी लैंग्वेज को मजबूत क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर कोई प्रोग्राम इजिली क्रैश हो जा रहा है, क्रैश हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए हमने कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया प्रोग्राम के बीच में जिसको कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा है, तो उसकी वजह से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है। जैसे रोड पे कोई गाड़ियां जा रही हैं तो आपको पता है कुछ ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन अराइज हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। वो एबनॉर्मल कंडीशन कुछ भी होता है,
भाई चल रहा है, दीवार से टकरा गया, पेड़ से टकरा गया, ऐसे बहुत सारे एबनॉर्मल, या स्लिप कर गया, तमाम सारे से एबनॉर्मल कंडीशन होते हैं जो किसी चल चला रहे प्राणी को या बाइक को क्या करते हैं, वो गिरा देते हैं, गिरा देते हैं ना। ऐसे ही जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है तो हमारे द्वारा, भले ही हम जानबूझ के ना लिखे हों, कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिख आ जाते हैं जिनकी वजह से प्रोग्राम हमारा इजीली क्रैश हो जाता है। उस क्रैश होने का मतलब सीधा सीधा उसका एग्जीक्यूशन बीच में, वो एक्सीडेंट वाले मैं बात बता रहा हूँ, उसका एग्जीक्यूशन हुआ नहीं, बीच में ही किसी कारणवश उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया। जैसे सी लैंग्वेज में अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दें, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दो, तो ये समझ लो प्रोग्राम को क्रैश करने वाला स्टेटमेंट है, वो दुर्घटना घटित कराने वाला स्टेटमेंट है। क्योंकि आज तक कंप्यूटर में इनफाइनाइट शब्द का, इनफाइनाइट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। तो कंप्यूटर इनफाइनाइट का मतलब समझता ही नहीं, वो तुरंत प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को ही टर्मिनेट कर देगा। इसको हम दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल करके। तो ऐसे में अगर कोई प्रोग्राम इजीली क्रैश हो जा रहा है तो वो रोबस्ट, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग रोबस्ट नहीं कहेंगे। तो सी में कुछ ऐसे केसेज आएंगे जहां पे प्रोग्राम हमारा क्रैश हो सकता है, अदरवाइज हमारा सी के प्रोग्राम भी क्या होते हैं, रोबस्ट होते हैं। अगर तुलना करोगे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज से, तो उसकी तुलना में सी लैंग्वेज क्या होता है, अधिक रोबस्ट होता है। रोबस्ट का मतलब मजबूत से है। इसके कॉन्सेप्ट अगर कोई पूछ रहा है कि नहीं रोबस्ट से क्या समझते हो, तो आप कहेंगे सी के प्रोग्राम, अगर कोई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम इजिली क्रैश हो जा रहे हैं तो रोबस्ट नहीं है। ठीक है, अगर इजिली क्रैश नहीं हो रहे हैं, जैसे जावा बहुत ज्यादा रोबस्ट लैंग्वेज है क्योंकि इस टाइप के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास फीचर्स हैं। सी में ऐसा कोई फीचर्स नहीं है। सी में अगर क्रैश हुआ तो हम हैंडल बिल्कुल नहीं कर सकते। सी प्लस प्लस और जावा में चूंकि ये सी की कमी थी, जिसको सी प्लस प्लस और जावा में क्या किया गया है, हैंडल किया गया है। और जब सी प्लस प्लस और जावा पढ़ोगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक चीज जान लीजिए, ये जो लैंग्वेज आप सीख रहे हो, इस लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है। सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनको आप खुद से भी सीख सकते हो, लेकिन तभी से उसके लिए शर्त यही है कि सी लैंग्वेज का आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और लैंग्वेज सीखने की सबसे पहली सीढ़ी यहीं से स्टार्ट होती है। जो सी लैंग्वेज नहीं सीखा वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का एक प्रोग्रामिंग की जो स्किल होती है वो सी में ही डेवलप कराया जाता है। आप कहीं पे भी सी प्लस या जावा पढ़ने जाओगे ना, तो आप ये अंडरस्टूड सब समझ लेते हैं कि ये बंदा सी पढ़ा हुआ है। तो क्या करते हैं, जो सी के टूल्स हैं, जो छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे सीरीज की प्रोग्रामिंग, पैटर्न की उतना अच्छे से वहां नहीं बताते। बताएंगे तो एक दो चार क्वेश्चन बता के वो ही समझ जाते हैं कि हाँ आपको आता है। लेकिन जो स्किल आती है प्रोग्रामिंग की वो सी से ही आती है, इसलिए बेस्ट तरीका यह है कि सी को ही सीखा जाए। अगर आप सी सही से सीख लिए तो उसकी बाद की लैंग्वेज पे आप खुद पे कमांड कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेज है। और मदर लैंग्वेज क्यों कहा जा रहा है, मैंने इसको नहीं बताया। मदर लैंग्वेज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सी प्लस जाओगे पढ़ने तो भी सी का कॉन्सेप्ट आएगा, जावा पढ़ने जाओगे तो उसके भी कॉन्सेप्ट, वहां पे भी सी के कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। हाँ, तो जो जो जिनकी कमियां थी, जो सी में जिन वर्ड की कमियां थी उनको हटा दिया गया है। जिन फीचर से नुकसान पहुंचाने वाले फीचर से उनको हटा दिया गया है, लेकिन पूरा का पूरा परिवर्तन नहीं किया गया। तो सी को मदर लैंग्वेज इसलिए कहा है क्योंकि सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल बाकी अदर लैंग्वेजेज में आज के टाइम पे भी किया जा रहा है, और भविष्य में अगर कोई लैंग्वेजेज आएंगी तो उसमें भी किया जाएगा। इसलिए आप खाली सी सीख लो तो बाकी की लैंग्वेज को आप, आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म भी हमारे पास तमाम सारे हैं, लेकिन बेस हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर बेस हमारा अच्छा नहीं है तो आगे की जो लैंग्वेज वाली रास्ता, जो लैंग्वेज वाला पाथ है वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और केस सेंसिटिव का मतलब हमने आपको पहले बता दिया, जो सातवां फीचर्स है। केस सेंसिटिव होने का मतलब ये हो गया कि जो चीजें जिस फॉर्मेट में बना के लिखी रखी गई हैं, हम उनका इस्तेमाल उसी फॉर्मेट में करेंगे। ये नहीं कि हम कैपिटल में कर लें, स्मॉल में, लेटर से मतलब है। ठीक है, तो जो जैसे बना के रखा गया है उसका इस्तेमाल वैसे ही किया जाएगा। ये कुछ फीचर्स थे। बाकी जब सी लैंग्वेज जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो उसके फीचर्स के बारे में आपको और भी जानकारी होती जाएगी। ठीक है, ठीक है।